नमस्कार साथियों, मेरा नाम ममता है और मैं अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म थिंक एक्सप्लोर एंजॉय में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अपने चारों ओर नजर दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती, जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। और इस ब्रह्मांड में या इस विश्व में सभी वस्तुएं जो है वो किसी न किसी सामग्री अर्थात पदार्थ की बनी हुई है। चाहे हम जिस हवा में सांस लेते हैं वो हवा हो या फिर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी, जो भी हमें इस ब्रह्मांड में दिखाई देता है वह सब पदार्थ है। तो आज की हमारी विज्ञान यात्रा पदार्थ को लेकर के रही है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 9 के प्रथम अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ को जानेंगे। तो प्रारंभ करते हैं आज की विज्ञान यात्रा। अध्याय 1, हमारे आसपास के पदार्थ। बच्चों, विज्ञान की दुनिया में आपका स्वागत है। सबसे पहले जानते हैं कि पदार्थ है क्या। तो पदार्थ हमारे चारों ओर जो कुछ भी है जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जिसका कुछ भार है और जो कुछ स्थान घेरता है, वह सब पदार्थ है। मतलब हमारे आसपास जो कुछ होता है, जो भी वस्तु है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसका वजन होता है, वो सब पदार्थ है। उदाहरण, कुर्सी, मेज, हवा, पानी, पत्थर, भोजन इत्यादि सब पदार्थ है। अपने आसपास देखिए और आपको बहुत सारा पदार्थ दिखाई देगा। विभिन्न प्रकार की वस्तुएं दिखाई देंगी जो कि किसी न किसी पदार्थ से बनी हुई होती है। अब बात करेंगे कि आखिर ये पदार्थ बनता कैसे है। तो बच्चों, पदार्थ कणों से मिलकर के बना होता है। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है पदार्थ, जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए हमें विशेष प्रकार के माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे ईंटें जोड़कर दीवार बनती है, वैसे ही बहुत सारे छोटे कण आपस में मिलकर के पदार्थ बनाते हैं। यह विश्वास करना कठिन हो सकता है कि पदार्थ अत्यंत छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। अब बात करते हैं कि आखिर कितने छोटे कणों से पदार्थ मिलकर के बना है। तो बच्चों, जैसा कि स्क्रीन पर एक पानी की बूंद दिख रही है, आप लोग कल्पना करो एक पानी की बूंद। तो एक पानी की बूंद में अरबों खरबों पदार्थ के कण होते हैं। मतलब एक छोटी सी पानी की बूंद में अरबों खरबों कण हैं जो कि अनगिनत हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते। तो क्या इन कणों के बीच कुछ स्थान भी है? तो हम जानते हैं पदार्थ के कणों के बीच के रिक्त स्थान। हाँ बच्चों, पदार्थ के कणों के बीच खाली जगह होती है जो कि पदार्थ के ठोस, द्रव और गैस तीनों में अलग अलग होती है। जब हम पानी में चीनी घोलते हैं तो पानी के कणों के बीच खाली स्थान में चीनी के कण चले जाते हैं, जिससे स्पष्ट है कि पानी के खाली कणों के बीच में जो रिक्त स्थान था, वहां उस पर हमारे चीनी के कण बैठ जाते हैं। जैसे कि जब दो दोस्त एक साथ कक्षा में बैठे होते हैं, लेकिन फिर भी उनके बीच जरा सी जगह होती है, इसी से हम समझ सकते हैं कि कणों के बीच भी खाली स्थान होता है। आप अपने मित्र के साथ जब कक्षा में एक साथ बैठते हो, तभी भी आप दोनों को अलग किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे पदार्थ के एक अलग गुण की। क्या यह कण स्थिर होते हैं या गतिशील होते हैं? तो बच्चों, पदार्थ के कण कभी भी स्थिर नहीं रहते, ये हमेशा गतिमान रहते हैं। तापमान बढ़ने पर कणों की गति और तेज हो जाती है और विसरण से अर्थात फैलने से यह बहुत दूर तक पहुंच जाते हैं। तापमान बढ़ने से जो गैस है, उनके कणों की गति बहुत अधिक दूर तक फैल जाती है। जैसे हमें कमरे में एक अगरबत्ती जलने पर उसकी खुशबू पूरे घर में महसूस होती है, और इसी तरह गर्मा गर्म स्वादिष्ट खाना अगर किचन में बनता है तो उसकी खुशबू आसपास के वातावरण में फैलती है।
तो सोचो, कण कभी रुकते नहीं हैं, हमेशा इधर उधर भागते रहते हैं, निरंतर गतिशील अवस्था में होते हैं, अर्थात कभी विश्राम की अवस्था में नहीं होते। क्या कण एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं या एक दूसरे को खींचते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। पदार्थ के कणों के बीच एक एक बॉन्ड होता है, एक खिंचाव होता है जो उन्हें एक साथ बांधे रखता है। जो खिंचाव हमारे ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में अलग अलग होता है। हमारे ठोस अवस्था में कणों के बीच का जो खिंचाव है, यानी कि जो आकर्षण बल है, वो बहुत अधिक होता है, जिस कारण उनको हम आसानी से मोड़ नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते। वो मजबूती से एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, बिल्कुल इस तरह जैसे लोहे की छड़ को तोड़ना या मोड़ना बहुत कठिन होता है, क्योंकि उसके बीच प्रबल आकर्षण बल होता है। और पानी की एक छोटी सी बूंद भी एक साथ रहती है, वह भी आकर्षण के कारण। जबकि गैस के कणों के बीच का जो आकर्षण है वो अपेक्षाकृत थोड़ा कम होता है। आकर्षण बल को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि दो कणों के बीच एक अदृश्य गोंद की तरह है जो उन्हें चिपकाए रखती है। अब हम पदार्थ की तीनों अलग अवस्थाओं के बारे में जान लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पदार्थ तीन अवस्थाओं में होता है, ठोस, द्रव और गैस। इन तीनों अवस्थाओं की अपनी अपनी विशेषता भी है। ठोस अवस्था का निश्चित आकार है, निश्चित आयतन है, ये निश्चित स्थान घेरते हैं। जबकि द्रव अवस्था का निश्चित आयतन है लेकिन आकार अनिश्चित होता है, जिस भी बर्तन में उसको रखो उसकी आकृति ले लेता है। और गैस का न तो निश्चित आकार है न निश्चित आयतन। ये अवस्थाएं कणों की व्यवस्था और उनके बीच लगने वाले आकर्षण बल पर निर्भर करती है। जैसे आप अलग अलग कपड़ों में होते हैं, वैसे ही पदार्थ भी तीन अलग अलग रूपों में मिल सकता है, और यह रूप है ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की तीनों अवस्थाओं की अपनी गुण और अपनी विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले ठोस अवस्था के बारे में जानें। जैसा कि पहले भी कहा, ठोस का निश्चित आकार और आयतन है, एक खास आकार है, वह जितनी जगह घेरता है वह भी निश्चित होती है। इसके कणों की जो व्यवस्था है वो भी स्थिर है। कण बहुत पास पास होते हैं, एक निश्चित क्रम में लगे होते हैं। और अब बात करते हैं कणों के बीच की गति को। तो कण केवल अपनी जगह पर कंपन करते हैं, एक दूसरे से दूर नहीं जा पाते। इसी कारण इनका निश्चित आकार है, क्योंकि कणों के बीच गतिज ऊर्जा कम है। ये बिल्कुल कंपन की तरह की गति करते हैं। जैसे क्लास में बच्चे अपनी सीट पर बैठे हैं, वैसे ही ठोस के कण अपनी जगह पर फिक्स होते हैं। अब बात करेंगे हम द्रव अवस्था की। द्रव अवस्था के भी अपने विशेष गुण होते हैं। इनका निश्चित आयतन है, अनिश्चित आकार है। तो द्रव का आयतन हमेशा एक जैसा रहता है, लेकिन वह जिस बर्तन में डाला जाए उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। और इसके बीच जो कणों की व्यवस्था है, ठोस की अपेक्षाकृत कण थोड़े दूर होते हैं, आसानी से एक दूसरे के ऊपर फिसल सकते हैं। और कणों की गति ठोस की अपेक्षाकृत अधिक होती है, एक दूसरे से कण स्वतंत्र रूप से चल सकते हैं। जैसे आप कक्षा में घूम सकते हैं लेकिन कमरे के बाहर नहीं निकल सकते, वैसे ही द्रव के कण अपने बर्तन में इधर उधर गति कर सकते हैं। तो इनके कणों के बीच में स्थान होने के कारण हम इन्हें आसानी से काट सकते हैं। हम कह सकते हैं कि हम पानी में आसानी से तैर सकते हैं और पानी के बहाव को अपने हाथों से अलग कर सकते हैं, क्योंकि कणों के बीच ठोस की तुलना में जो स्थान है वो अधिक है, और जो आकर्षण बल है वो ठोस की तुलना में कम है। तो द्रव का उदाहरण है पानी, दूध, तेल और फलों का रस। अब हम गैसीय अवस्था की बात करते हैं। तो हमने कहा गैसीय अवस्था में अनिश्चित आकार है, अनिश्चित आयतन है, कोई निश्चित आकार नहीं होता, हर दिशा में फैल जाती है। गैस का आयतन भी अनिश्चित है, वह किसी भी स्थान को भर सकती है। हवा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, भाप, नाइट्रोजन इत्यादि गैसों के उदाहरण हैं। और गैस के कणों की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि इनके कण बहुत दूर दूर होते हैं,
तेजी से अलग अलग दिशाओं में गति करते हैं। आकर्षण बल बहुत कम होता है और स्वतंत्र रूप से घूमते रहते हैं। यह है गैस के कणों की विशेषताएं। जैसे आप स्कूल के मैदान में कहीं भी दौड़ सकते हैं, वैसे ही गैस के कण पूरे स्थान में तेजी से कहीं भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं, क्या पदार्थ अपनी अवस्था में बदलाव कर सकता है, यानी कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है? तो बच्चों, इसका जवाब है हाँ। यहाँ पर तापमान का जादू काम करता है। तो गर्म करने पर ठोस अवस्था द्रव अवस्था में बदल जाती है। हम अगर ठोस अर्थात बर्फ को थोड़ा गर्म करेंगे तो बर्फ पिघलने लग जाती है, और गर्म करने पर पानी उबलने लगता है, अर्थात गर्म करने पर द्रव गैस अवस्था को प्राप्त कर लेता है। और हवा गर्म करने पर उसमें और अधिक प्रसार होता है, वो दूर तक फैलती है। तो जब हम तापमान देते हैं तो कह सकते हैं कि कणों के बीच की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, अर्थात गर्मी यानी कि हीट का प्रभाव पदार्थ के कणों पर पड़ता है। उनके बीच की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ने से प्रसार बढ़ता है और कण तेजी से हिलते हैं, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। इससे पदार्थ की अवस्था में बदलाव होता है। अब अगली बात, क्या ठंडा करने पर भी बदलाव होता है? तो इसका भी जवाब है बिल्कुल हाँ। भाप को अगर हम ठंडा करेंगे तो भाप पानी में बदल जाती है। तो कंडेंसेशन यानी कि संघनन की प्रक्रिया हम सब ने देखी है कि गैस को ठंडा करने पर वह द्रव में बदल जाती है। इसका उदाहरण भी है कि ओस की बूंद का बनना, और द्रव को ठंडा करने पर वह ठोस में बन जाता है, जैसे पानी का जमकर बर्फ बनना। तो तापमान कम होने से कण धीमे हो जाते हैं और पास पास आ जाते हैं। ठंडा करने से कणों की गतिज ऊर्जा कम हो जाती है, जिससे पदार्थ की अवस्था में बदलाव हो सकता है। अब थोड़ा सा हम दबाव का भी चमत्कार जान लेते हैं, यानी कि दाब से भी अवस्था में बदलाव हो सकता है। या जब हम किसी गैस पर अधिक दाब डालते हैं तो कण पास पास आ जाते हैं और गैस बिना तापमान को बदले, बिना तापमान को बढ़ाए द्रव अवस्था में बदल जाती है। इसका एक कॉमन उदाहरण है हमारा एलपीजी सिलेंडर। एलपीजी में रसोई गैस द्रव के रूप में भरी होती है, और भरते वक्त जब गैस को बहुत अधिक दाब दिया जाता है तो वह द्रव अवस्था में बदल जाती है। और जब हम गैस की नॉब यानी कि बटन को खोलते हैं तो दबाव कम हो जाता है, फिर से द्रव गैस में बदल जाती है। इसलिए यह एक बहुत सुंदर उदाहरण है दाब के चमत्कार का, कि दाब से गैस द्रव अवस्था में बदल सकती है। अब बात करते हैं वाष्पीकरण, यानी कि पानी का गायब होना। द्रव का किसी भी तापमान पर उसके क्वथनांक से नीचे सतह से धीरे धीरे गैस में बदलने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। इसी वाष्पीकरण के कारण हमारे कपड़े सूखते हैं, और जल चक्र भी वाष्पीकरण की परिघटना पर ही कार्य करता है। अब बच्चों, जानेंगे वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले सतह का क्षेत्रफल। सतह का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, वाष्पीकरण उतना ही तेज होगा। कपड़े फैलाकर सुखाने से जल्दी सूखते हैं। अगर हम कपड़ों को फैलाएंगे नहीं, एक जगह पर इकट्ठे करके रख देंगे, तो वो सूखेंगे नहीं, क्योंकि सतह का क्षेत्रफल कम रह जाएगा, जिससे वाष्पीकरण तेजी से नहीं हो पाएगा। अगला है तापमान। तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण तेज होता है। गर्मी में कपड़े जल्दी सूखते हैं, हम सब ने ऐसा महसूस किया है। अगला कारक है आर्द्रता। हवा में नमी कम हो तो वाष्पीकरण तेज होता है। सूखी हवा में चीजें जल्दी सूखती हैं, जबकि जब बरसात के मौसम में हवा में आर्द्रता अधिक होती है तो वाष्पीकरण कम हो जाता है, और बारिश के मौसम में हमारे कपड़े सूखते नहीं हैं। और अगला कारक है हवा की गति। हवा तेज चलने पर वाष्पीकरण तेज होता है। हमने कई बार महसूस किया है कि पंखे की हवा से कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। ये तो थे वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक।
तो मौसम कैसा है, हवा चल रही है या नहीं, और चीजें कितनी फैली हैं, इन सब बातों से फर्क पड़ता है कि वाष्पीकरण कितना तेज हो रहा है। बच्चों, वाष्पीकरण हमें शीतलता देता है, यानी कि हमें ठंडक प्रदान करता है। वाष्पीकरण का हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारा उपयोग करते हैं। वाष्पीकरण के दौरान द्रव के कण अपने आसपास से ऊष्मा सोख लेते हैं। ऊष्मा सोखकर कण गैस बन जाते हैं और हवा में उड़ जाते हैं। ऊष्मा चले जाने से आसपास की जगह ठंडी हो जाती है और वाष्पीकरण से हमें ठंडक मिलती है। दैनिक जीवन में इसके कई उदाहरण हैं। मटके का पानी ठंडा रहता है, हाथ पर स्पिरिट लगाने से ठंडक लगती है, पसीना आने के बाद शरीर को ठंडक मिलती है, गीली मिट्टी की दीवार ठंडी होती है। इसके अलावा जो नेल पेंट है उसको अगर नेल्स पर लगाने पर भी बहुत ज्यादा ठंडक महसूस होती है। तो हम कह सकते हैं कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता होती है। जब पानी भाप बनकर उड़ता है तो वह गर्मी को अपने साथ ले जाता है और आसपास ठंडक हो जाती है। तो बच्चों, आज हमने सीखा पदार्थ के कणों के बीच स्थान, पदार्थ की अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस, इन अवस्थाओं के गुण, अवस्था में परिवर्तन, तापमान और दाब बदलने पर पदार्थ अपनी अवस्था बदलता है। वाष्पीकरण, गैस का द्रव में बदलना, इससे शीतलता मिलती है। और आज की जो मुख्य बातें हमने जानी कि पदार्थ के कणों की गति और व्यवस्था पदार्थ की अवस्था को निर्धारित करते हैं। गर्मी देने से कण तेज हो जाते हैं, ठंडा करने से कण धीमे हो जाते हैं और वाष्पीकरण प्राकृतिक ठंडक देता है। याद रखें, पदार्थ का व्यवहार उसके कणों की गति और व्यवस्था पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, यह था आज का पाठ। अगर आपको इस पाठ से संबंध में कोई भी प्रश्न पूछना है या आपके मन में कोई भी सवाल है, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, अपने अनुभव हमें साझा करिए। तो दोस्तों, आज हमने अपने आसपास के पदार्थों के बारे में जाना। इस पाठ के संदर्भ में यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और बाकी एनसीईआरटी विज्ञान के समस्त कक्षाओं के पाठों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।